उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। सीएम और उनकी पत्नी दून अस्पताल की नई ओपीडी पहुंचे, जहां उन्होंने ये वैक्सीन ली। मुख्यमंत्री ने नए ओपीडी भवन में कोरोना वायरस से बचाव वाली वैक्सीन की ये पहली डोज ली है। दरअसल राज्य में वैक्सीन की दूसरी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जा रही है। हालांकि जिन लोगों ने अभी तक एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें ये वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन पहले ही 45 साल की उम्र से अधिक लोगों के लिए 3,20,000 वैक्सीन की डोज पहुंची थी। इस तरह से राज्य में फिलहाल 45 प्लस की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा स्टोर कर दी गई है। तो टीकाकरण अभियान को और ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि अभी 3 लाख से ऊपर की डोज पहुंची है, तो कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए। जो इस तय उम्र सीमा में आते हैं उनको ये वैक्सीन लगा दी जाए। और लगातार ये कार्यक्रम जारी है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और अब इंतजार है तो 18 से ऊपर 45 से नीचे तमाम लोगों को कि ये वैक्सीन शुरू हो, उनके लिए भी, जिसका अभी इंतजार है। हालांकि यहां पर सीएम ने पहली डोज लगवाई है और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वैक्सीन लगवाइए, टीकाकरण के लिए केंद्र पर जाइए। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत का कहना है कि कोविड की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मुफ्त मिलेंगी। वन विकास निगम की तरफ से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। पिछले कई दिनों से लकड़ियों की डिमांड पूरी करने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसी बीच वन मंत्री का ये बयान आया कि कोविड से अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए सीएम राहत कोष से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अजित, बताइए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी अब खलने लगी है वो मौत के आंकड़ों में दिखती है साफ साफ। इसके अलावा और किस तरीके की तैयारी की जा रही है? सिनेता, देखिए, कल का दिन आपको याद होगा 127 डेथ यहाँ कोविड से हुई थी और लगातार ये जो आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है और यहाँ पर एक बात शिद्दत से महसूस की जा रही थी, यही नहीं तमाम जितने भी प्रदेश हैं पूरे देश में इस बात की चिंता व्यक्त होने लगी थी कि कहीं पर्याप्त मात्रा में अंतिम संस्कार के लिए चिता जलाने के लिए लकड़ियाँ भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जी। तो चूंकि यहाँ पर फिर एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश हुई है, उसका शासन ने एक शासनादेश भी जारी कर दिया है कि जो भी कोविड मरीज होंगे, अगर उनकी डेथ होगी कोविड से, तो उनकी अंतिम यात्रा अंतिम चिता को मुखाग्नि देने के लिए, उनकी चिता को मुखाग्नि देने के लिए वन विकास निगम लकड़ियां उपलब्ध कराएगा। और ये लकड़ियां सारे जिलों में सब ब्लॉक और तहसील स्तर तक रखवाई जाएंगी। जो जहां इनके डिपो होते हैं, लकड़ी के डिपो होते हैं विकास निगम के, वहां से लकड़ियां वितरित की जाएंगी। और इनका जितना भी खर्च होगा तो विकास निगम को मुख्यमंत्री राहत कोष से वो दिया जाएगा। ये इसलिए भी एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। विकासनगर की एक घटना सुनने में आई थी कि एक शमशान घाट कुछ जहाँ पर अध कचरे शव रह जाते हैं, वो पूरी तरह से जल नहीं पा रहे हैं लकड़ियों की कमी की वजह से, और वहाँ फिर जंगली जानवर आ जा रहे हैं, चूंकि वो जंगल से सटा हुआ एरिया है। तो ऐसी कुछ घटनाएं संज्ञान में आई थी, तो सरकार ने इस बात पर निर्णय लिया कि कम से कम जो चिता को मुखाग्नि दी जा रही, जो चिता में पर्याप्त लकड़ियाँ एक शव को पूरी तरह से जलाने के लिए और उसकी पूरी क्रिया विधि को पूरा करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होगी। कितनी देर आग का जलना है, व्यक्ति का शरीर जब शव होता है तो वो उसको कितनी देर तक उसको जलाया जाना है, तब उसकी पूर्ति होती है। तो ये सब मद्देनजर, इन सब बिंदुओं के मद्देनजर यहाँ पर ये लकड़ियाँ वन विभाग से दिलाने के लिए एक ये शासनादेश हो गया है। और उस शासनादेश में बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी कोविड-19 मरीज होंगे, जिनकी डेथ होगी, उनको मुफ्त में लकड़ियाँ मिलेंगी। जी चलिए, ये एक अलग कदम है और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो वहाँ पे भी बड़ी बुरी स्थिति है। लोगों को पैसे देने होते हैं 2 से 4 हज़ार तक की, देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा राशि है। आप हमारे साथ बने रहिए अजित, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे, क्योंकि हम अब बात करने वाले हैं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की, जिन्होंने कोरोना काल में एक और बड़ी मदद की है। अनिल बलूनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा एक ट्रक उत्तराखंड के लिए भेजा है। ये ट्रक गुजरात से मंगवाया गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि सीएम तीरथ सिंह रावत से कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान मरीजों की संख्या में
और अनुपात में जब आंकड़े देखे गए तो ऑक्सीजन भरे सिलेंडरों की कमी देखी गई, जरूरत है ऐसा बताया गया। सीएम ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर निरंतर रिफिल करने के लिए अधिकतम रोगियों की सेवा की जा सकती है। ये भी कहा कि निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था है। ये ट्रक कल कच्छ गुजरात से चल चुका है, आज रात या कल सुबह तक देहरादून आ जाएगा। इसी क्रम में विदेश से कुछ और मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कॉन्सेंट्रेटर भी बहुत जल्द राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे। तो अनिल बलूनी की ये मदद इस वक्त में काफी मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने निजी संबंधों का भी उन्होंने हवाला दिया कि मैंने कुछ सहयोगियों से मदद मांगी, उन्होंने भी मदद करी है। ये सारी छोटी छोटी मदद भी बेहद अहम है, लेकिन एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर का आ रहा है, ये काफी अहम है, क्योंकि जिस तरीके की किल्लत है, चाहे वो सिलेंडर हो या फिर उनकी रिफिलिंग के लिए लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों चीजों की कमी देखी जा रही है। और तमाम ऐसे पार्ट पुर्जे भी हैं जिनकी इस वक्त कालाबाजारी और कमी मार्केट में है। ऐसे में तमाम चीजों का आ पाना, लोगों को मुहैया कराना, ये जो बड़ी चुनौती है उसमें थोड़ी राहत जरूर मिलती है। और ऐसे में अनिल बलूनी ने आगे बढ़कर मदद मांगी है और उन्हें कुछ लोगों ने मदद किया भी है। देहरादून स्थित कोरोनेशन जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के चिकित्सक ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बड़ा बयान दिया है। NSSN बिष्ट का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर से ज्यादा तीसरी लहर खतरनाक होगी। सरकार को बुजुर्गों को पहले नहीं, युवाओं को वैक्सीन लगानी चाहिए। NS बिष्ट ने वैक्सीन की मियाद पर भी सवाल उठाए हैं कि कहीं तीसरी लहर आने से पहले बुजुर्गों को एक बूस्टर डोज की जरूरत न पड़ जाए, क्योंकि कोरोना की थ्योरी समझने में कहीं गलती तो नहीं कर दी है। इस बारे में भी उन्होंने थोड़ी चीजें बताई हैं। उनका कहना है कि जो युवा हैं उनको पहले वैक्सीनेट करना है, क्योंकि बहुत पहले अगर हमने जो बुजुर्गों को वैक्सीन दी है, अगर ये नई लहर आती है तो क्या उन्हें बूस्टर की जरूरत होगी? तो चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ NS बिष्ट खुद जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया ABP गंगा से जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर को लेकर लोगों के भीतर बहुत डर है, वैक्सीनेशन के मद्देनजर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, तीसरी लहर की आशंका बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जताई है और इसको संभाव्य माना है, लेकिन उन्होंने यह सब जो म्यूटेशन है या उत्परिवर्तन हो रहा है वायरस में जो बदलाव आ रहा है, उसके आधार पर ये थ्योरी दी है। लेकिन मैंने एक हाइड्रोडायनामिक थ्योरी यानी कि जो द्रव गति विज्ञान है उस पर आधारित थ्योरी दी है। आप कल्पना करिए कि किसी पानी के बहाव को रोकने के लिए 3 दरवाजे हैं। जो सबसे कमजोर दरवाजा है उस पर ये हिट करेगा, शक्तिपात करेगा और वो दरवाजा टूटेगा। जी। और जी, अब हम इन 3 दरवाजों में अगर सबसे राइट साइड का दरवाजा माने बच्चों का, बीच का वयस्कों का और सबसे लेफ्ट साइड का दरवाजा माने बुजुर्गों का, हमने बुजुर्गों को एक तो वैक्सीन से संपन्न कर दिया है, वैक्सीन से उनको सशक्त बना दिया है। दूसरी तरफ बुजुर्गों में पहली लहर में इन्फेक्शन हुआ तो उनके पास नेचुरल इम्यूनिटी भी थी। तो 2 तरह की इम्यूनिटी बुजुर्गों को मिली, नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन वाली इम्यूनिटी। तो जो वायरस में ठहराव आया, देखिए ठहराव का मतलब म्यूटेशन का मतलब रास्ता बदलना, ये तीनों चीज एक साथ चलती है। तो इसकी वजह से वायरस ने रास्ता बदला और वो जो दूसरी लहर जो 6 महीने में थमी थी, उसमें अति वेग से, तीव्र वेग से उसने एडल्ट्स की तरफ, वयस्कों की तरफ जोर मारा। और आप देख रहे पूरे भारतवर्ष में किस तरह से वयस्कों में ये खतरा बहुत तेजी से बढ़ा है और ये वायरस इतनी जल्दी पीक में आ गया। हम लोगों पर कमेंट नहीं कर सकते। मेरा कहना यह मतलब था कि आबादी तो चलती फिरती रहेगी, आप कुछ भी कर ले, लोगों के रोजगार के मसले हैं, नौकरी के मसले हैं, घर से बाहर निकलने के मसले हैं, रोजगार का मसला है, कई सारी चीजें हैं। तो लोग तो निकलेंगे। आप लोगों के चलने फिरने से वायरस के प्रसार की बात नहीं कर सकते। वायरस के प्रसार के पीछे
ये सोचना जरूरी है कि वायरस का भी अपना एक डायनामिक्स है। डॉक्टर साहब इसको अगर जरा आसान भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए। एक चीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ देखा जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे की जा रही है। हमारे यहाँ जैसे एपी स्ट्रेन की बात की जा रही है जिसे बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए कितनी जानकारी इंटरनेशनल लेवल को हम दे पा रहे हैं, और जो बाहर से जानकारी आ रही है अगर तीसरी लहर की, तो उसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, या आप रिसर्च कहाँ तक इंडिया में आगे बढ़ती देख पाए हैं? देखिए, इंडिया में हम जीनोम सीक्वेंसिंग का जो टारगेट था 6% का, उसमें हम काफी पीछे रहे शुरुआत में। तो म्यूटेशन इस वायरस के लाखों हो चुके हैं। अब वायरस देखिए, आरएनए वायरस है, म्यूटेट करता रहेगा। जहां भी स्थिरता होगी वहां ये म्यूटेट करेगा। म्यूटेट का मतलब मोटी भाषा में रास्ता बदलना है, तरीका बदलना है। म्यूटेशन करने का मतलब रहेगा वही, थोड़ा सा उसने रूप बदल लिया। रूप बदलने का मतलब होता है रास्ता बदलना, नया रास्ता ढूंढना। वो नया रास्ता ढूंढेगा। अभी नया रास्ता चूंकि वयस्कों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ था और वयस्कों की आबादी जो थी देशांतरण करने वाली, भ्रमण करने वाली, घर से बाहर निकलने वाली आबादी है, इसलिए दूसरी लहर देखने में आई। तो क्या तीसरी लहर के लिए हम बच्चों को वैक्सीनेट करने की तैयारी अभी से करें या फिर इस पर रिसर्च करें, आप ये कहना चाहते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम युवाओं को वैक्सीनेट कर जाएंगे, जैसा कि अब युवाओं के लिए और वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन की बात हो रही है, तो तीसरी लहर अब बुजुर्गों में आएगी जब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और बच्चों में तो वो लगातार, बच्चे तो लगातार नाजुक इसकी जद में है ही है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन है ही नहीं जी। तो बच्चे तो अपनी नेचुरल प्रक्रिया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर साइंस के लिए बहुत रास्ते अभी भी हैं जो खोजने हैं। चाहे वो बूस्टर प्लानिंग हो, जैसा यूएस ऑलरेडी करना शुरू कर चुका है, बूस्टर के लिए ढूंढना पड़ेगा रास्ता। कैसे वो होगा, अब इसकी मदद या फिर साइंस जो रिसर्च आएगी आप लोगों के जरिए ही हम तक पहुंचेगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में भी कर्फ्यू 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राशन की दुकानें भी गुरुवार शनिवार को ही खुलेंगी। 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। ऐसे में भले ही कोरोना की चेन ब्रेक करने पर काम किया जा रहा हो, लेकिन बाजारों की हालत ठीक नहीं है। देहरादून के पलटन बाजार के हनुमान चौक से एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा की ये रिपोर्ट देखिए, आप समझ जाएंगे कि लोग कितने गंभीर हैं। देहरादून सहित कई जगहों पर अब जो कर्फ्यू है उसको 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में सबसे खास बात है कि जो दुकानें खुलेंगी वो सिर्फ बृहस्पतिवार यानी कि आज और इसके बाद शनिवार को खुलेंगी। ऐसे में अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी भीड़ है और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप देखेंगे तो कहीं भी कोई मेंटेन नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो चाहे गाड़ियों की भीड़ हो, लोगों की भीड़ हो, तमाम मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें, क्योंकि ये पलटन बाज़ार है और पलटन बाज़ार के भीतर जो ये मार्केट आता है, इस मार्केट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। और चाहे दुकानों की बात करें या फिर सड़कों की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे में जिस तरीके से लगातार अगर कोरोना के संक्रमण की हम बात करें तो बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमण के बीच जो लोगों की लापरवाही है ये आने वाले समय में और ज़्यादा भारी पड़ सकती है। आज इस मार्केट में भीड़ की वजह यह भी है क्योंकि अब अल्टरनेट डेज पर दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। 10 मई तक का जो कर्फ्यू देहरादून में लगाया गया है उसमें आज और अब सिर्फ शनिवार को दुकान खुल पाएगी। ऐसे में लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर आए हैं और दुकानों पर अगर आप देखेंगे तो दुकानों पर भीड़ है, सड़कों पर भीड़ है। ऐसे में अगर हम कोरोना कर्फ्यू की बात करें तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सड़कों पर भी हैं, मार्केट में भी हैं। ऐसे में बढ़ते हुए संक्रमण के बीच अगर इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, जो तस्वीरें जो बनती जा रही हैं, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में कोरोना का जो रिकॉर्ड है वो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। सबसे अधिक मामले आए हैं, मौतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को भी इस संक्रमण से खुद को बचाना होगा और जिस तरीके की स्थितियां खासतौर पर बाज़ारों में बन रही हैं इनसे अपने आप को दूर रखना होगा, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ सकेंगे। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो कैसा है हाल और कितना लोग समझ पा रहे हैं इस कर्फ्यू को, कोरोना कर्फ्यू को, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, ये बताइए, प्रशासन की तरफ से लोग नहीं नजर आ रहे हैं। जितने भी हमारे सहयोगियों ने रिपोर्ट भेजी, लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिसका मन करे वो मान रहा है, नहीं तो फिर घूम रहे हैं।
सख्ती दिखाई नहीं दे रही है इस बार। स्नेहलता, देखिए, जिस दिन से कोविड कर्फ्यू यहाँ पर अलग अलग जिलों में शुरू हुआ है उस दिन से वाकई कोई सख्ती नहीं है। और पहला आधा दिन तो इस तरह से जाता है जैसे सामान्य दिनों की तरह। वहाँ पर लगता ही नहीं पहले आधे दिन में कि किसी तरह का कोई कर्फ्यू या कोई लॉकडाउन या किसी तरह की कोई सख्ती भी है। कोई चेकिंग नहीं होती, लगातार जाम लगा रहता है, बाजार खुले रहते हैं। और ये एक ऐसा मैथमेटिक्स है, एबीपी गंगा इसको लगातार अपने दर्शकों को बता रहा है कि अगर आधे दिन पूरी भीड़ रहेगी और आधे दिन सन्नाटा रहेगा तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि संक्रमण रुक जाएगा। वो पहले आधे दिन में संक्रमण इतना फैल जाएगा कि बाद के आधे दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस बात को लगातार सरकार को कहा जा रहा है और लगातार रोज मीडिया इन सब रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से उठा रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों और इसके पीछे सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, सुबह सख्ती क्यों नहीं होती है। हालांकि एक फैसला आज जरूर हुआ कि गुरुवार और शनिवार को ही राशन की दुकानें खुलेंगी। तो अब ये 2 दिन आप देखेंगे कि इन 2 दिनों में पूरी भीड़ रहेगी और बाकी दुकानें सब बंद कर दी गई हैं। लेकिन एक बार सख्ती की जरूरत है और यहाँ पर सरकार में लगातार मंथन कल से चल रहा है। मुख्यमंत्री अलग अलग मंत्रियों से बात कर रहे हैं, क्या एक कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया जाना चाहिए, क्या उसकी जरूरत हो गई है। तो वाकई इस प्रदेश में जहाँ 7800 मरीज एक छोटे से प्रदेश में एक दिन में आ रहे हों, 7500 मरीज, 7000 मरीज, 8000 मरीज, इस तरह से संख्या आ रही हो, तो यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन का एक मामला जरूर बनता है। और अगर वो भी नहीं बनता तो ये जो कोविड कर्फ्यू इस समय चल रहा है, और पहली तो बात यही समझ में नहीं आती है लॉकडाउन कर्फ्यू और कोविड कर्फ्यू में क्या फर्क होता है, किसी में ढिलाई होती है कि नहीं होती है। मतलब कर्फ्यू तो कर्फ्यू होता है, कर्फ्यू का मतलब कर्फ्यू, कोई आवागमन, कोई गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन यहाँ कोविड कर्फ्यू के नाम पर आधे दिन के लिए खोल दिया जाता है। तो ये सरकार कौन से वाले सिस्टम से कर्फ्यू लगा रही है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लोगों ने इसे जाहिर तौर पर अजीत हल्के में लिया है। ये तस्वीरें बानगी ये दिखाती हैं कि लोगों ने हल्के में ही लिया है, लेकिन जो अस्पतालों की तस्वीरें हैं उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, जिस पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप और हम दिखा रहे हैं। हरिद्वार की, जहां 10 तारीख तक कोविड कर्फ्यू तो है, लेकिन मोहल्ले की दुकानें ज्यादातर खुली रहीं। हालांकि दोपहर 2 बजे तक कुछ ढील थी, 12 बजे के बाद ये देखा गया कि आदेश के हिसाब से बंद करना है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर की पैड़ी की आप बात करेंगे तो यहाँ भी आसपास कई दुकानें खुली रहीं। सबसे गंभीर तस्वीर भी यही की है। कोरोना संक्रमण के बाद भी भारी तादाद में तमाम श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही और कोविड नियमों को मान रहे हैं। इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा ने। को देखते हुए कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसके साथ ही हरिद्वार में भी 10 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी है। हरिद्वार में कई दुकानें ऐसी हैं जो खुली हैं, बाजारों में चहल पहल है। हालांकि 12 बजे तक कुछ ढिलाई दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग बाजारों में आवाजाही कर रहे हैं। उनको रोकने वाला कोई नहीं है, बाजारों में पुलिस नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हर की पौड़ी पर किस तरह का नजारा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे आप देखिए कि हर की पौड़ी पर जो लोग हैं, बाहरी प्रदेश से जो लोग आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और अलग अलग तरह से यहाँ पर पूजाएं की जा रही हैं। कुछ पिंडदान के लिए आए हैं, अस्थि विसर्जन के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, कोरोना के जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बावजूद जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि दोपहर का वक्त हो गया है, अब भीड़ कम है, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। इस तमाम चीजों को देखकर, इस स्थिति को देखकर यह कहा जा सकता है कि लोग अभी भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से भयभीत नहीं है, डर नहीं रहे हैं। उसके बावजूद भी तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों से आ रहे हैं। हालांकि बॉर्डर एरिया पर चेकिंग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बॉर्डर पर जिसके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट है उनको ही एंट्री मिल रही है। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या आ रही है, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बेरोक-टोक कर रहे हैं। और इससे भी गंभीर बात यह है कि यहाँ पर इन लोगों को रोकने वाला या इनसे पूछने वाला कि आप कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। कुंभ के बाद यहाँ इस तरह की स्थिति बन गई है। जब कुंभ चल रहा था तो यहाँ पर तमाम पुलिस के जवान मौजूद रहते थे, तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद रहते थे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग बेरोक-टोक घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर अभी भी कोरोना को लेकर भय नहीं है, इसलिए ये सब लोग बेरोक-टोक घूम रहे हैं। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। बागेश्वर जिले से कोरोना के मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कोविड अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, जिले में कोरोना की वजह से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी जिले में एक दिन में कोविड से 4 मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है।
मसूरी में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन और पुलिस के लोगों को बेवजह घर से निकलने वाले लोगों को रोकते टोकते देखा गया। उन्होंने आगाह किया, कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। 6 मई से उत्तराखंड के 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाए जाने के बाद प्रशासन पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मसूरी के मुख्य चौराहों पर एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने बेवजह सड़क पर घूमने फिरने वालों पर कार्रवाई की। रुड़की और देहात क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस और प्रशासन के लोगों को कोविड गाइडलाइन पालन कराने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कई एम्बुलेंस संचालक मरीजों के तीमारदारों से शहर से लेकर देहात तक मनमाफिक किराए वसूल रहे हैं। वहीं डीएम के निर्देश के बाद रुड़की क्षेत्र में एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट सख्ती के साथ सामने आए। उनका कहना है कि अगर कोई एम्बुलेंस संचालक ज्यादा किराया लेता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।